बहुत अच्छा रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना, हमेशा भागते रहते हैं दुल्हन, तब राहुल गांधी वायनाड से भागे। आए वायनाड में, उनका कोई भी नेता मोदी जी लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है, कोई रोक थोड़ी रहा है उनको। अमेठी रायबरेली वाला मॉडल मतलब कि परिवारवाद वाला मॉडल चाहते थे। सोचिए किसी कार्यकर्ता को नहीं लड़ाते, ये पारिवारिक कंपनी है। पहले अमेठी से भागे, अब वायनाड से भागे हैं। ये भगोड़े नेतृत्व की आज कांग्रेस पार्टी ढो रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत में आज बात ऐसी खबरों की जिनको लेकर आने वाले दिनों में सियासी महाभारत छिड़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हुए हैं, वहां की एक एक तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे और इसी के साथ साथ दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती भी करेंगे, तो वो तस्वीर आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज महाभारत में बात होगी स्पीकर डिप्टी क्या तय कर चुके हैं मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने क्या स्पीकर का नाम और डिप्टी स्पीकर का नाम बैठकों के दौर के बाद पहले ही तय कर लिया है। विपक्ष अभी रणनीति बनाता रह जाएगा, मोदी नाम तय कर जाएंगे क्या? आज महाभारत में बात इसकी भी होगी कि नरेंद्र मोदी की हैट्रिक है, लेकिन राहुल सीटें बदलते रह रहे हैं। मोदी बनारस से हैट्रिक लगा चुके हैं और अब बनारस से हैट्रिक लगाने के बाद बनारस काशी पहुंच चुके हैं लोगों के बीच, लेकिन राहुल 2019 में अमेठी छोड़े, अब वो वायनाड छोड़े। क्या यहां मोदी हैट्रिक लगाते रहेंगे, राहुल सीटें बदलते रहेंगे? आज इस पर भी बात होगी। और साथ ही महाभारत में बात इस पर भी कि क्या काशी का आभार किसानों को उपहार देकर जताया गया। प्रधानमंत्री आज काशी में है और जैसा मैंने कहा कि काशी के जरिए नरेंद्र मोदी क्या एक संदेश न सिर्फ काशी बल्कि पूरे देश को दे रहे हैं कि मुझे चुनने के बाद मैं लगातार देश के लिए उसी तरह से काम करता रहूंगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने यही बात एक जनसभा से कही है और किसान सम्मान निधि की राशि देते हुए कही है। तो इन सब पर आज महाभारत में बात होगी। बड़ी खबर मैं आपको इस वक्त की बता देती हूं कि राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है और यह बैठक स्पीकर तय करने को लेकर है। स्पीकर का नाम, डिप्टी स्पीकर के नाम को लेकर मंथन हो रहा है। राजनाथ सिंह को यह अहम जिम्मेदारी दी गई है कि स्पीकर का नाम वो तय करवाएं और एक आपसी सहमति के साथ ये नाम तय हो। इसीलिए राजनाथ सिंह के घर पर, जिसमें एस जयशंकर हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, इस वक्त एक बैठक एनडीए की चल रही है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर खींचतान चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि बीजेपी अपने पास ही स्पीकर पद को रखेगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद को लेकर वो अपने सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है, सहयोगियों से वो डिप्टी स्पीकर बना सकती है। अब इससे क्या होगा? एनडीए के सहयोगियों को दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन उकसा रहा है। उनका कहना है कि टीडीपी और जेडीयू को भी अपना स्पीकर बनाने की मांग रखनी चाहिए, कहना चाहिए कि हमारी पार्टी से स्पीकर हो। उन्होंने यह भी कहा कि टीडीपी का स्पीकर अगर बनता है तो विपक्ष पूरा समर्थन करेगा, यानी उसमें कोई अड़ंगा नहीं डालेगा। टीडीपी को ऑफर के बाद अब एक्शन में एनडीए भी आ गया है, उसी के लिए जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। राजनाथ सिंह ने समन्वय के लिए फिर से बैठक की है, वो एक बार फिर उन्होंने बैठक बुलाई है और इस बैठक में ललन सिंह मौजूद है, चिराग पासवान मौजूद है, राम मोहन नायडू मौजूद है, वो सब इस बैठक का हिस्सा हैं। उपाध्यक्ष पद, अब ये तो बात स्पीकर की थी, क्योंकि स्पीकर का पद बीजेपी रखना चाहती है, लेकिन उपाध्यक्ष पद को लेकर इंडी गठबंधन भी अड़ गया है। उनका यह कहना है कि 5 साल से लोकसभा में उपाध्यक्ष पद खाली था, अब ये हमें दिया जाए, यानी विपक्ष का डेप्यूटी स्पीकर बने, और पद नहीं मिला तो हम स्पीकर का भी प्रत्याशी उतार देंगे, यानी जो स्पीकर आपके पास जा रहा है उसमें हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें डेप्यूटी स्पीकर नहीं बनाया तो हम स्पीकर के लिए भी उम्मीदवार उतारेंगे। एनडीए को ब्लैकमेल करने के लिए इंडिया गठबंधन का यह दांव है। अब ऐसे में क्या करता है ये एनडीए का खेमा, क्योंकि राजनाथ सिंह इस वक्त उसी बैठक में मौजूद है जिस बैठक से स्पीकर का नाम तय हो रहा है। 26 तारीख को स्पीकर पद के लिए चुनाव होना है। अब इसके बाद मैं एक और खबर आपको बता रही हूं, जहां एक तरफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का नाम तय हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ये तय कर चुके हैं कि उन्हें वायनाड भी छोड़ना है।
वो अमेठी तो पहले ही छोड़ चुके थे, अब अमेठी के बाद उन्होंने वायनाड भी छोड़ दिया है। इसीलिए आज महाभारत में यह भी पूछ रही हूं कि मोदी हैट्रिक लगा रहे हैं और राहुल सीटें बदलते जा रहे हैं। पहले अमेठी, फिर वायनाड, अब प्रियंका गांधी को उतार दिया है। प्रियंका को पहले चुनाव में क्यों नहीं लड़ाया, सवाल ये उठता है। सवाल ये भी उठता है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो इतनी देर क्यों लगा दी लड़ने में? वो इंतजार में क्यों थी कि राहुल छोड़ेंगे फिर मैं उतरूंगी? राहुल के सीट छोड़ने का इंतजार क्यों किया गया? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस और राहुल प्रियंका पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए वेट किया कि जब दोनों सीटें आ गई तो उनमें से एक पर प्रियंका को उतार दे। एक और सीट क्या परिवार के लिए रिजर्व कर दी गई है? जैसे अमेठी पहले थी, फिर अब रायबरेली, अब वायनाड पर भी अगर राहुल नहीं तो प्रियंका। इस पर भी आज महाभारत। एक रिपोर्ट आपको दिखाऊं, उससे पहले जरा सुन लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं इस पर। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो अपने यहाँ से हो जाएंगे, बहन को वहाँ से बना देंगे, माता जी को राज्यसभा भेजेंगे, तो परिवारवाद का है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। राहुल गांधी को तो स्वयं तय कर लेना चाहिए कि जब वायनाड को बताते थे कि मेरा घर है, तो आज उनका रायबरेली घर हो गया। तो ये मौका प्रस्त लोग हैं, इनको हम सिर्फ यही कहेंगे कि ये मौका प्रस्त लोग हैं। प्रियंका अगर आज फुल फॉर्म में आ जाती तो 99 के बदले उनके पास कम से कम 300 सीटें होती। राहुल जी ने वायनाड छोड़ी, जीत के वहाँ से जीते, वहाँ से भाग के यहाँ आ गए। भाई फायदा होगा नुकसान होगा, कांग्रेस खुद ही अपना तय करेगी पार्टी। देखिए, जब तक प्रियंका गांधी नामांकन न कर दें और पर्चा वापसी डेट निकल ना जाए, तब तक ये अभी कहना बहुत कठिन है। उनको अपना अस्तित्व बचाना है, संघर्ष करना है, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा वो करते रहेंगे कि वहाँ भी सीट बचाए और दूसरा कोई वहाँ पर है नहीं इनके पास कैंडिडेट जो सीट को बचा पाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। धुआंधार कैंपेन, शानदार जीत और धमाकेदार हैट्रिक के बाद मोदी की फिर काशी में जोरदार एंट्री हुई है। तीसरी बार बनारस से विजयी होकर प्रधानमंत्री बने मोदी बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुंचे। जीत के बाद भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे, काशी वासियों से मिलेंगे, गंगा आरती भी करेंगे। इन सब के बीच मोदी ने जनता जनार्दन के लिए खजाना खोल दिया। पीएम किसानों के लिए सम्मान निधि की बड़ी सौगात लेकर पहुंचे। मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। मोदी एक ही सीट से बार बार जीत रहे हैं तो राहुल बस सीटें बदल रहे हैं। राहुल गांधी ने अब वायनाड की जनता को भी ठग लिया है, क्योंकि राहुल ने 2019 में अमेठी छोड़ी और 2024 में अब वायनाड छोड़ दिया। क्या आगे रायबरेली भी छोड़ देंगे? क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी वायनाड की सीट अपनी बहन प्रियंका को दे दी है। अब प्रियंका वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी, यानी एक और सीट परिवार के लिए रिजर्व कर दी। हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। परिवारवाद की मोह से नहीं हट पा रहे, अपने परिवार का ही कार्य होना चाहिए। परिवार किस प्रकार से सारे देश का शोषण कर सकता है, तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। ये पारिवारिक कंपनी है जहां पर माताजी राज्यसभा में, बेटा जी लोकसभा में, और अब बेटी को भी लोकसभा भेजने की तैयारी, हालांकि जीतेंगे नहीं। राहुल ने सीट छोड़ी तभी प्रियंका चुनावी राजनीति में उतरेंगी, लेकिन एक सीट के चक्कर में फिर से राहुल ने इंडिया अलायंस से लड़ाई मोल ले ली, क्योंकि लेफ्ट के नेता नाराज हैं कि बिना बताए राहुल ने फैसला कर लिया। He is fighting against all those parties which are part of India Alliance. Yes. So what is the which is the greater enemy or which is the greatest challenge to the country and the people? वायनाड की एक सीट पर ही इंडी की फूट फिर उजागर हो गई है। तो सोचिए नेता प्रतिपक्ष पर क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस तो चाहती है राहुल लोकसभा में मोदी का सामना करे, लेकिन राहुल अभी तक कंफ्यूजन में है। सांसदी पर फैसला लेने में 14 दिन लगा दिए। नेता विपक्ष पर क्या होगा? संसद का सत्र शुरू होने वाला है, टीम मोदी तैयार है, लेकिन राहुल की टीम कब तक फैसले के लिए बस इंतजार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर के, डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रमेश सब्बरवाल जी हैं,
कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में है। मैं सबसे पहले के शर्मा जी आपके पास आते हुए जरा पूछ लेती हूं कि भाई क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की राह आसान लग रही है? बैठकें तो बहुत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से भी प्रलोभन कम नहीं है भाई। ये बैठकों में तय कर लेंगे आप 26 तक? ऐसा है चिता जी, हम बैठक ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सहयोगियों के साथ मिलके और सही निर्णय ले सकें, और कोई दिक्कत नहीं है। रही बात विपक्ष की, तो इनको तो जनता ने जो काम दिया है कि प्याज छीलें और आंसू बहाएं, और यही काम इनको करना है। ये 5 साल इनको इसी तरह करना है। ये बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची मैं रोज ही सुनता हूँ। अभी तो बिना जीते इन्होंने जीत के ढोल भी बजाए, मिठाई भी बांट लिए। 6-7 दिन तक यही बताते रहे कि हम जीत गए, भाजपा हार गई। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति तो यही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो नेहरू जी के बाद। और बाकी जो है विपक्ष है, वो तीसरी बार जो है उनको विपक्ष में ही बैठने का जनादेश इस देश की जनता ने दिया है। बाकी इनकी है, रोज एक बयान देते हैं, साहब हम ये कर लेंगे, हम ये नहीं चलेगी, हम तोड़ देंगे। अब 7 दिन बाद इनको समझ में आ गया है कि बैठना तो विपक्ष में ही है, तो अब अलग अलग जो है प्रलोभन की बात कर रहे हैं। लेकिन इनकी बातों में न देश आया, न जनता आने, न हमारे सहयोगी दल आने वाले हैं। तो ये अपना जो है गम जैसे भी छुपाना हो छुपाएं, खुशी अपने अंदर मनाना है मनाएं। स्पष्टता है कि सरकार बनी है और बहुत अच्छे से चलेगी। स्पीकर का भी चुनाव होगा, डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा, बिना किसी दिक्कत के होगा। दिक्कतें तो वहां है जिसका जिक्र एक सुचेता जी आपने किया, मैं बस उसी बात को कह के समाप्त करता हूं कि आज से 7 दिन पहले कांग्रेस की एक बैठक हुई, शाम 5 बजे की बैठक CWC की, और उस बैठक के अंदर में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और केशव वेणुगोपाल सबने स्पष्ट रूप से उस बैठक के बाद निकल के कहा कि साहब हमने प्रस्ताव रखा है कि वो LOP बने राहुल गांधी। केशव वेणुगोपाल ने भी कहा कि नहीं हमने अनुमोदन किया है, सब कुछ किया है, और फिर बाद में कह दिया गया कि अभी सिर्फ शाहजादे। चलिए मैं उस पर भी सवाल पूछ लूंगी के शर्मा जी। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर आग्रह किया जा रहा है कि आप LOP की पोजीशन ले लीजिए, लेकिन वहां हो क्या रहा है वो मैं पूछूं। लेकिन एक बार बड़ी खबर बताऊं जो इसका जिक्र आपने किया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस वक्त काशी में है, और काशी में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 60 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार ने हैट्रिक लगाई है। वो कह रहे पहली बार 60 साल में ऐसा हुआ है, और काशी ने सरकार की हैट्रिक लगवाई है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा आपने 60 साल बाद तीसरी बार सिर्फ सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुना है, इसके लिए आपका आभार। प्रधानमंत्री काशी में बोल रहे थे। मैंने जैसा कहा कि थोड़ी देर बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे पूजा के लिए, और गंगा आरती में भी शामिल होंगे। लेकिन जो बात उन्होंने कही है 60 साल बाद, हम बार बार इसको क्या कम कर कर आंकते हैं, या फिर ये बार बार बताने की कोशिश की जाती है? अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूं कि भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार थोड़ी है, ये तो NDA की सरकार है। लेकिन उन्होंने लोगों को याद दिला दिया, और शायद उसमें आप भी हैं, कि 60 साल बाद ऐसा हुआ है। जी देखिए सुचेता जी, 60 साल बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 60 साल बाद ये पोजीशन हुई कि देश में जो बेरोजगारी है वो चरम पर हुई है। 60 साल बाद ही महंगाई चरम पे हुई है, बेरोजगारी चरम पे हुई है, तमाम समस्याएं 60 साल बाद ही उत्पन्न हुई हैं। अभी तक जो सरकारें चलती रहीं, आपने भी देखा, दुनिया ने देखा, देश ने देखा कि सरकारें किस तरह चली हैं, जनता के हित के लिए सरकारें चली हैं। लेकिन पहली सरकार एक ऐसी बनी कि जिसने जनता के साथ धोखा किया, जनता के साथ छलावा किया। आप बनारस की बात कर रही हैं, यही बनारस है। सर माथे लिया, सर पर बैठाया बनारस की जनता ने माननीय मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने उसके बदले में क्या दिया? वहां पर क्या दिया? बेरोजगारी, महंगाई। साड़ी का उद्योग इतना बड़े स्तर पर रहा, जब शुरुआती दौर में माननीय मोदी जी गए, उन्होंने कहा यहां कारखाने जो लगाएंगे,
वो गुजरात मॉडल यहां पैदा कर देंगे। साहब गुजरात मॉडल तो हो नहीं पाया, वहां के लोग आज तमाम परिस्थितियों के शिकार हो गए। कहा था यही कारखाना ये विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर देंगे, विश्व पटल तो नहीं खड़े हुए। नोटबंदी और जीएसटी ने कारखानों वहां के लोगों को बर्बाद कर दिया। मैं कहना चाह रहा हूं कि वायदे तो बड़े बड़े, दावे तो बड़े बड़े, जिसे वो कहते नहीं है विजन नहीं बचा, सिर्फ टेलीविजन में बचे हैं। और इस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट करके जनता को के बीच के सामने बड़े बड़े वायदे कह रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। आप ये कब से कह रहे हैं? मुझे लगता है पहले टर्म के बाद से आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया इवेंट मैनेजमेंट हो गया, लेकिन वो जनता जो है वो आपको भी सुनती है, उन्हें भी सुनती है, लेकिन फिर से उन्हें चुनती है। मुझे समझ नहीं आता, इवेंट मैनेजमेंट की बात आप लोग इतनी बार कहते हैं लेकिन वो सुनते नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि वो बार बार जीत कर आते हैं और बेवकूफ बनाते हैं, बातें बनाते हैं, कम से कम छोड़कर तो नहीं जाते हैं। आपके सहयोगी तो सीट बार बार बदलते हैं, छोड़ के जाते हैं। जरा मैं एक बार रोमेश जी से पूछ लूं। रोमेश जी, वो तो बनारस 3 बार जीते हैं, भले ही जीत का मार्जिन कम हुआ, आपने ये बात बोली, लेकिन वो छोड़कर नहीं जाते। ठीक है, बात कंप्लीट कर लीजिए अजीज खान साहब। 10 सेकंड आप सुचेता जी दे दें तो बात बन जाएगी। प्लीज बोलिए। 10 सेकंड मुझे दे दें। बोलिए। देखिए सुचेता जी, यही बीजेपी के लोग हैं, कहते थे जिधर मोदी जी जाएंगे आंधी चल जाएगी। आंधी की ये नौबत आई कि काशी के आसपास की सीटें हार गए, चाहे वो चंदौली हो, गाजीपुर हो, मछली शहर हो, खुद काशी में मोदी जी हारते हारते बचे हैं। तो साहब वायदे बड़े बड़े, दावे बड़े बड़े, लेकिन अंदर से खोखले निकले। हकीकत यह है कि मोदी जी को आज पूरे देश की जनता ने नकार दिया। अब वो अलग बात है, स्वयंभू विश्वगुरु सारे बड़े बड़े तमगे अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के और अपने आप को नवाज रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? जिसको नकार दिया, क्या दावा था, वो प्रधानमंत्री बन गए। और कहां पर लाकर जनता ने, इसी जनता ने लाकर खड़ा कर दिया। अच्छा मुझे बताइए, आपने कहा उन्हें नकार दिया जनता ने, भाई वायनाड ने तो नकारा नहीं था, वहां पर भी छोड़ दिया। रोमेश जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, वहां छोड़ दिया, वहां प्रियंका गांधी को अब चुनाव लड़वाएंगे, उससे विपक्ष में भी एक लड़ाई लगवा दी। वहां लेफ्ट के नेता कह रहे हैं हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं किया, हमारे खिलाफ फिर से खड़ा कर दिया। रोमेश जी। मैडम गुड इवनिंग। राहुल जी 2 जगह से लड़े थे, तो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको एक जगह वेकेट करना था। ऐसे अडवाणी जी भी लड़े थे नई दिल्ली और गांधीनगर से राजेश खन्ना जी के खिलाफ, उनको भी वेकेट करना पड़ा था। ये तो एक रूल्स है कंट्री के, उसको फॉलो करना पड़ा, इसमें गलत बात नहीं है। जहाँ तक आप मोदी जी की जीतने की बात कर रही हैं, मोदी जी चुनाव नहीं जीते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी तक यही फाइंड आउट नहीं कर पा रहा इस देश के अंदर जो ईवीएम की जो हैकिंग है, जो ईवीएम का जो घपला है, ये कब तक एक्सपोज तो होगा, कभी ना कभी तो बाहर आएगा, भगवान बाहर निकालेगा। हमारे हाथ बांध दिए, इनकम टैक्स के छापे लगा दिए, हमारे अकाउंट्स बंद कर दिए, कोई चुनाव थोड़ा हो रहा था, ये कोई चुनाव तो हुआ ही नहीं देश के अंदर, ये तो सारा बोगस चुनाव करवाया मोदी जी ने। इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, 2 इलेक्शन कमिश्नर रातों रात अपॉइंट कर दिए बिना ऑर्डिनेंस के, ये कोई चुनाव थोड़ा था। फेयर इलेक्शन क्या बात कर रहे हैं रोमेश जी, क्या बात कर रहे हैं? सर मैं एक चीज कहूंगी, जब आप एक उंगली उठाते हैं दूसरे की तरफ तो 4 हमारी तरफ उठती है, जब हम एक उंगली उठाते हैं दूसरे की तरफ तो 4 हमारी तरफ उठती है। उनकी बोगस है तो आपकी तो है ही नहीं। फिर मैडम क्यों दर्द होती वीवीपैट की पर्ची गिनवाने में? क्यों वीवीपैट की पर्ची नहीं गिनवाते? क्यों इलेक्शन कमिश्नर का रिजाइन? सर अगर धांधली कर रहे होते तो कंप्लीट नंबर लेकर आ जाते, आपकी बातें थोड़ा ही सुनते। फिर कह दिया कल नहीं, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता रोमेश जी। ये हैक होती है, ये हैकिंग का आपकी भी गलत पड़ी, आपकी भी 99 नहीं आनी थी, आपकी कितनी आनी थी? फिर इनको भगवान माफ नहीं करेगा, देखिएगा आपकी कितनी आनी थी? फिर कांग्रेस की कितनी आनी थी ये बता दीजिए। 99 आ गई, वो भी खारिज है, फिर वो कहां से आ गई? हमारी पूरे भारत के अंदर तो आग लगी हुई है मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी अपनी सीट कैसे बचा के आए हैं? पूरे भारत के अंदर इतना विरोध है मोदी जी का, दूध के दाम बढ़ा दिए, काउंटिंग से पहले टोल टैक्स बढ़ा दिया। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में नहीं चाहिए जो गब्बर सिंह टैक्स लगाता हो, नोटबंदी करता हो। मतलब कर्नाटक भूल जाते हैं आप, कर्नाटक में प्राइस बढ़ गए पेट्रोल के, भारत के मेरे तब आप लोगों के तब 60 साल में तब हलक से आवाज नहीं निकलती है रोमेश जी। इतना बड़ा तानाशाह भारत के अंदर नहीं देखा। रोमेश जी मैं ये कह रही हूँ कि पेट्रोल के प्राइसेस कर्नाटक में बढ़ाए तब हलक से आवाज नहीं निकलती है। मैं कोई महंगाई की सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे भी घर चलाना है, आपको भी चलाना है, महंगाई तो बड़ी है और उसका जवाब के शर्मा जी देंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी चुनकर नहीं आ रहे थे, क्या इसका सीधा मतलब ये है?
जो आप लॉजिक लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के तो नंबर नहीं आ रहे थे, अगर वो धांधली कर रहे होते भाई तो वो अपने नंबर पूरे तो निकालते। अवधेश जी, इनको क्यों 99 दे देते? धांधली तो की है उन्होंने, नहीं धांधली तो की है। ईवीएम पर कितना डिबेट करेंगे? हाँ, कितना करेंगे, सही बात है, बिल्कुल आई अग्री। 41 याचिका तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 41 रिकॉर्ड है किसी विषय पर याचिका खारिज कर दिया। अब एलन मस्क इन लोगों के लिए फिर से नया। रोमेश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट जरा अवधेश जी बात कर ले। लेकर के आए हैं रोमेश जी और अवधेश। तो सवाल यह है कि अब कांग्रेस की सीटें अगर 52 से 99 हो गई है तो उसमें किसका योगदान है? समाजवादी पार्टी की सीट 5 से बढ़ के 37 हो गया है, इसमें किसका योगदान है? तो ये अब हम लोग देखो, ये चलेगा, ईवीएम की बात ये लोग करते रहेंगे। विपक्ष की इस समय रणनीति क्या है कि एक तो अविश्वसनीयता पैदा करो कि इस सरकार की लोकप्रियता है, ये जो भी सीटें पा रही है चुनाव आयोग से धांधली करा के पा रही है। एनडीए में फूट है, पहले तो नीतीश कुमार जो है और अलग हो जाएंगे तो सरकार नहीं बनेगी। अब अध्यक्ष जो है नीतीश कुमार मांग लेंगे, टीडीपी मांग लेंगे। अब नीतीश कुमार की पार्टी ने कह दिया है कि भाजपा जो उम्मीदवार बनाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। टीडीपी ने इतना कहा है कि एनडीए जो अध्यक्ष का उम्मीदवार है वो एनडीए की बैठक में तय होगा। इतना ही बोला है। तो एक वातावरण बनाए रखना है कि भैया एक बात, ये सरकार तो गई, ये सरकार तो कमजोर है, ये सरकार तो ईवीएम से जीती है, एनडीए में फूट है, नरेंद्र मोदी तो एकदम जो है चुनाव हार गए हैं। 1,51,000 वोट तो बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, मामूली किसी को भी मिल जाता है, वहां से वो जीत के चला आता है। तो ये एक वातावरण बनाने की कोशिश है। राजनीति के दृष्टि से समझ में आता है, लेकिन कितनी अनैतिकता है। लंबे समय बाद इस देश के विपक्ष को कुछ सीट मिला है, थोड़ी पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, अपनी जिम्मेवारी दिखाएं और आगे और चैलेंज करें, लेकिन वो नहीं है। अभी भी ईवीएम। अब एक एलन मस्क इन लोगों के लिए कहां से पैदा हो गया है कि एलन मस्क को लेकर के ये सब लोग कूद पड़ेंगे, अरे उसने बोल दिया है। अरे भाई, अमेरिका में रोमेश जी की आवाज दीजिए। अमेरिका का जो ईवीएम है सुचरिता, वो इंटरनेट से जुड़ा होता है। वहाँ एक दूसरा सिस्टम हुआ है। वहाँ कैनेडी ने अपना एक बयान दिया था, वो उन्होंने वहाँ के लिए बोला, इन्होंने उठा के उसको भारत में ले लिया। नहीं, आप अवधेश जी बात सही कर रहे हैं। ईवीएम पर कब तक बहस करेंगे? राहुल गांधी 2 जगह से जीते हैं, गलत है वो। ये क्या है? ईवीएम गड़बड़ थी, गड़बड़ है। ईवीएम ने जिता दिया तो राहुल गांधी को चुनाव जीतने देगी? पूरे संसार में बैन है ईवीएम। कहाँ बैन है? पूरे संसार में ईवीएम। अरे सर, बैन नहीं है, जो देश चाहते हैं। देखिए रोमेश जी, मैं बड़ी रोमेश जी, मैं एक चीज सीधी पूछ रही हूँ। इतनी बार जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आइए ये सिद्ध करिए कि ईवीएम गड़बड़ी है, जब वो ऑफर करता है कि आकर इसमें भाग लीजिए, तब विपक्ष का कोई नेता नहीं जाता है, तब कोई नहीं जाता, तब उसमें हाथ पीछे खींच लेते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, जो अवधेश जी ने कहा, कंप्लीटली एग्री विद हिम। आज की डिबेट ईवीएम पे नहीं है, ईवीएम पे नहीं है। सीधी बात यह है कि वहां वो हैट्रिक लगा गए, वो राहुल जी सीटें बदलते रह रहे हैं। ये बात है। ये अगर प्रियंका गांधी को उतारना था, आपने कहा कि ये लॉजिकल है कि 2 सीटें जीते तो एक तो छोड़नी ही है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रियंका जी की ऐसी एंट्री कि भाई चलो भाई अब एक छोड़नी है तो फिर प्रियंका को उतार दो भाई। प्रियंका वाड्रा जब से 2004 से चुनाव लड़ना चाह रही है, कांग्रेस जानने वाले सभी लोगों को पता था पार्टी के कि सोनिया गांधी जी राहुल गांधी की वजह से उनको बाहर नहीं ला रहे थे। अब चूंकि पार्टी का एक मान्यता हो गई है कि अब राहुल जी स्थापित हो गए हैं। नहीं, मेरा दूसरा सवाल है, कांग्रेस ने 2014 में 206 सीट से शुरू किया था, आज वो 99 पर पहुंची है, तो उसको खुशी किस बात की है, किस बात से संतुष्ट है? 206 से आप 3 चुनाव बाद 99 पर है, किस बात की खुशी है? और कहां से आपको ये प्रसन्नता है कि हमने हरा दिया, करा दिया है? केजरीवाल को बंद कर रखा था, शिबू सोरेन को बंद कर रखा था, हमारे यहाँ छापे मार रखे थे। अच्छा, इसलिए हार गए? अरे शर्म आनी चाहिए चुनाव को। एक सेकंड रोमेश जी, आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा था इसलिए आप लोग हार गए? वो बाहर तो आए थे कैंपेनिंग के लिए। संजय मिश्रा जी जरा बताइए, सारे कैंडिडेट वो सातों की सातों सीटें हार गए आप दिल्ली में, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को क्यों नहीं लाए? पंजाब में भी आ रही हूँ, एक मिनट में संजय मिश्रा जी, फिर उसके बाद धीरेन्द्र जी कर जाना। ठीक है रोमेश जी। सवाल तो सुजाता जी आता है कि जो प्रधानमंत्री जी बनारस में 6 लाख वोटों से जीते थे, आज 1,52,000 वोटों से यदि जीते हैं, ठीक है, उठाइए आप सवाल। कहीं ना कहीं नकारा है, तो ये सच है, इस सच को स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को भी मंथन करना चाहिए। रही बात ये संसदीय प्रणाली में ये नियम है कि यदि कोई व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ता है तो उसको 1 सीट छोड़ना है। राहुल गांधी ने 1 सीट छोड़ दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। चर्चा का विषय क्या है
कि अभी जो देश कैसे चलेगा। ये क्या, यदि गठबंधन गठबंधन की सरकार होती तो बीजेपी कहती है सरकार चल जाएगी 5 साल, ये भी क्रिटिसाइज कर रहे होते। यही सच है, वो इंडिया गठबंधन कर रहा है। और सच तो यही है कि इनके अंदर फ्रिक्शन है। जो टीडीपी क्या करेगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे, वो तो बाद की बात है। इनके ही नेता भी इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है थोड़ा दिन तो आगे चलो, कुछ दिन तो आगे चलो। ये तो रिक्वेस्ट करके एक मैनेज किया गया इनका इंटरनल कि भैया तीसरी बार एक रिकॉर्ड बनाना है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट करके मैनेज। भाई के शर्मा जी, क्या आप क्या रिक्वेस्ट बैठकें हुई थी भाई ऐसी वाली? बता दीजिए मुझे, उसके धीरेन्द्र जी के पास जाना। वो कह रहे तो रिक्वेस्ट करके बनाया गया है, वरना आपके अंदर ही लोग बैठे हुए हैं। के जी से जो है बकवासों का मैं उत्तर क्या दूं? ये तो ऐसा गॉसिप है जिसको बकवास ही कहा जा सकता है। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? अभी कौन से विश्लेषक है मुझे पता नहीं, इतना राजनीतिक ज्ञान है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन ये गॉसिप, शुद्ध गॉसिप, तो इस पे कोई जवाब देने की आवश्यकता मैं उचित समझता नहीं सुचेता जी। रही बात, मैं जरूर एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पर नहीं, के शर्मा जी, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि यूपी में भी जो आपकी सीटें घटी है उसमें कई लोगों ने और कई नेताओं ने बीच में भीतरघात की भी बात कही। तो ऐसे में यूपी में क्या अपने लोगों से भी नुकसान पहुंचा, ये तो चर्चाएं हैं, तो उन पर चर्चाओं पर जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है। के शर्मा जी, ये सवाल विपक्ष उठाता है आप पर। के शर्मा जी ने बोला है, इनकी देखिए ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया मेरे लिए, लेकिन मैं इनके सम्मान के साथ कहता हूँ कि आपका हारा हुआ सांसद प्रत्याशी का कल का बयान क्या है आपने सुना नहीं? आपका उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बना हुआ आपने सुना नहीं? जो बिहार में प्रत्याशी हार गए आपने उनकी बयान सुना नहीं? जो बंगाल में लोग हारे आपने सुना नहीं? तो आपको मेरे को गाली देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? आप विपक्ष को गाली देंगे कुछ नहीं होगा। आपको आत्ममंथन करना होगा कि 2014, 2019 303 से 240 पे कैसे आ गए, तब भी आप जीता हुआ कह रहे हैं। ठीक है, मैं के शर्मा जी के पास वापस जाऊं। के शर्मा जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे बताया जा रहा है। मैं उस ऑडियो को जरा ठीक करा लूं। चेतन, जरा के शर्मा जी का ऑडियो ठीक कराइए क्योंकि उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। के जी, आपके पास वापस आ रही हूं मैं, जरा ऑडियो ठीक करा के आपका। लेकिन धीरेन्द्र जी, जो बात स्पीकर को लेकर चल रही है, देखिए मैंने आज शुरुआत में कहा कि आज 3 मुद्दे हैं जिन पर मैं बात कर रही हूं। पहला ये कि काशी में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, वो हैट्रिक लगाकर पहुंचे हैं। यहां पर वो हैट्रिक लगा रहे हैं, राहुल गांधी सीटें बदल रहे हैं, एक छोड़ी फिर दूसरी छोड़ी। वहीं दूसरी तरफ स्पीकर को लेकर जो एक अहम बैठक इस वक्त राजनाथ जी के घर पर चल रही है, जिसमें आपके भी नेता मौजूद हैं। अब मुझे पूछना यह है, क्योंकि यहां बार बार कहा जा रहा है कि जो विपक्ष के दल है वो क्यों नहीं कहते हमें स्पीकर पद चाहिए? वो कहें, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो जेडी हो, वो कहें और हम समर्थन देंगे। सुचरिता जी, सबसे पहले यही चीज तो लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों के साथ में जो भी गठबंधन में दल है वो सहयोगी और इंडी में लोग भोगी लोगों का गठबंधन है। वहां पर सिर्फ चुनाव जीतने का मतलब मैं क्या बन जाऊं इस पे चर्चा होती है। चुनाव हमारा गठबंधन देश के लिए लड़ा, देश के लिए हम लोग जीते हैं, देशवासियों के लिए काम करना है। ये प्री पोल अलायंस है और सहयोगियों का एनडीए में कदर होता है। तो अगर हमको अध्यक्ष पद या उपाध्यक्ष पद का चुनाव करना है तो सभी नेता इकट्ठा होकर के जो सदन को सुचारू रूप से चला सके, ऐसे नेता का नाम सामने आ जाएगा, वो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। दूसरा, आपने कहा कि ये लोग हम लोगों पर विश्वास फैलाते हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी का चयन हुआ था, उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाना शुरू किया था, तब यही विपक्ष के लोग कह रहे थे कि टीडीपी गृह मंत्रालय मांग रहा है, जदयू रेल मंत्रालय मांग रहा है। लेकिन देखिए क्या समर्थन और समर्पण है हम लोगों के गठबंधन में कि किसी भी लोगों ने किसी तरह का डिमांड नहीं रखा। प्रधानमंत्री को जिन नेताओं पर भरोसा लगा कि इस विभाग को वो चला सकते, मंत्रिमंडल का सबसे अच्छा से विस्तार कर दिया। और तीसरी बात आपने कही कि समय एक जगह से दूसरे जगह कांग्रेस के नेता अपना सीट बदल रहे हैं, और वहीं पर प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेते ही सबसे पहले आवास योजना के लिए उन्होंने आवंटन दिया। आज काशी में अभी चल ही रहा है, वहां पे देखिए कि सबसे पहले किसानों के सम्मान के लिए उनको दिया जा रहा है निधि। तो हम लोग तो डिलीवरी पे विश्वास करने वाले लोग हैं। अब इस तरह की ये नाकाम कोशिश कि हम लोग ईवीएम पर अब ये आरोप लगा रहे हैं हारने का। एक दौर आपको याद होगा कि किसी जमाने में
नहीं, मुझे तो ये बात, मुझे देखिए ये बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। या तो आप ईवीएम के साथ हैं या आप ईवीएम के खिलाफ हैं। मुझे इस डिबेट का कोई तुक नजर नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो आप अगर ईवीएम के खिलाफ हैं तो आप जहां आप सीटें जीते हैं, जहां आपने सरकारें बनाई है, वहां पर भी सवाल उठाइए और बोलिए ये जीत कैसे हो गई हमारी। ऐसे नहीं होता है कि जहां आप जीत जाए वहां जश्न है और जहां पर आंकड़े रह गए। और इस बार तो अवधेश जी ने सही कहा कि विपक्ष के नंबर आए हैं, तो ऐसे में ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं बार बार, और उसके बाद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नंबर इसलिए आ गए क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। मेरा सवाल सीधा, अब एक बार केके जी आ गए। केके जी, आपकी ऑडियो ठीक हो गया मेरे ख्याल से, प्लीज रिस्पॉन्ड जो सवाल मैं आपसे पहले पूछ रही थी। जी 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 नहीं, आपने, मैंने ये कहा कि मैं गॉसिप का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन खान साहब आ रही है उसके बाद प्रश्न किया, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहता हूँ। देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से मानता हूँ सुचेता जी कि ये चुनाव आम चुनाव थे। ये कोई एक राज्य का चुनाव नहीं था, ये केवल मध्य प्रदेश का, बंगाल का चुनाव नहीं है, इस देश के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का चुनाव था। और इसको उस रूप में देखने की जरूरत है। यदि आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखना चाहती हैं तो आपको 2022 का चुनाव देखना चाहिए, 2017 का चुनाव का विश्लेषण करना होगा। और यदि आप वो भी उत्तर प्रदेश में देखना चाहती हैं तो 14 और 19 को भी देखना होगा। इस बार निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि एक राज्य में हमारी कुछ कमियां रही होंगी, जिसका के कारण से कुछ सीटें हमारी वहां कम हुई हैं, लेकिन हम वहां साफ नहीं हुए। इन्होंने 37 सीट जीती, हमने 32 सीट जीती। इसमें जो है 5-7 सीटों का फर्क है, उससे ही है। मैं इतना ही कह सकता हूं, लेकिन जितना पूरा विपक्ष मिलकर सीटें जीता है उतना अकेले भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती है। और इसके बावजूद भी ये हमारी हार है। अभी मैं अजीत जी को सुन रहा था, पता नहीं 37 सीट लेके 543 में कितना उछल रहे हैं। क्या करेंगे 33 सीट का? होगा होने वाला कुछ नहीं है। विपक्ष में प्याजी छीलना है बैठ के आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि जनता का विश्वास आपको नहीं मिला है। हाँ। जनता ने आपके 1 लाख रुपए की बात पर विश्वास नहीं किया है अजीत साहब। और जो कुछ भी आपने बांटा है, ना आपके विपक्षी किसी उसको मिला है। तो आप जिस बात को कह रहे हैं, ठीक है, 99 सीट कांग्रेस के नेता 15 साल में 42 से 99 यदि राहुल गांधी ले गए हैं, तो राहुल गांधी जी का नाम गिनीज बुक में लिख दीजिए कि 15 साल में उन्होंने जो है 42 से 99 कर लिया 543 में। इससे ज्यादा क्या करें? नहीं, के शर्मा जी, देखिए, विपक्ष को थोड़ा कम करके आंकना नहीं चाहिए। वो फिर से सत्ता चलाने का, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी विपक्ष को कम करके आंकना नहीं चाहिए। कम करके उन्होंने इस बार सीटें निकाली हैं और अजीज खान साहब नहीं, सुचेता जी, मैं कभी कम करके नहीं आंकता, लेकिन यदि विपक्ष इस तरह का भ्रम देश के अंदर फैलाना चाहे कि ये जनादेश भाजपा के विरुद्ध है और मोदी जी के विरुद्ध है, तो मैं निश्चित रूप से ये बताना चाहूंगा आपको, एक्सेप्ट भाई अजीज खान साहब वो कह रहे हैं आप भ्रम फैला रहे हैं, एक्सेप्ट करने में दिक्कत है, एक्सेप्ट करने में दिक्कत है, या फिर आप लोग अभी भी संभावनाएं अपने लिए तलाशते जा रहे हैं और उसी की एक कड़ी है ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। जब आप कहते हैं टीडीपी अगर स्पीकर का पद टीडीपी को दिया तो हम तो समर्थन कर देंगे, अगर जेडीयू को दिया तो हम तो समर्थन कर देंगे, अगर डिप्टी स्पीकर हमें नहीं दिया तो हम तो स्पीकर के लिए भी उतारेंगे। समर्थन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये अपना समर्थन अपने घर में रखें, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। अजीज खान साहब, समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है सुचेता जी, किसी पर ये अपना समर्थन, जैसे मुलायम सिंह सोनिया गांधी के सामने 2009 में समर्थन, ठीक है, वो बोल रहे हैं, अजीज खान साहब बोल रहे हैं, अजीज खान साहब बोल रहे हैं। अरे रोमेश जी, आपके पास आ रही हूँ मैं, 1 मिनट पहले अजीज खान साहब बोल रहे हैं। अजीज खान जी बोलिए। देखिए सुचित्रा जी, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, और जिस तरह बीजेपी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे कहीं ना कहीं इनके जो अपने सहयोगी हैं उनके मन में भी संशय है। इसलिए संशय है कि इन्होंने सांसदों को तोड़ा है, इन्होंने तमाम बनी हुई सरकारों को गिराया है, और ऐसी परिस्थिति कभी भी पैदा हो सकती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उद्धव ठाकरे जी का मसला हो, चाहे शरद पवार जी का मामला हो, चाहे नवीन पटनायक जी का मामला हो कि साथ में थे, क्या परिस्थितियां पैदा हुई, चाहे तमिलनाडु में जयललिता जी के साथ, जहां जो जिसको भी साथ में मिलाया उसको खत्म कर दिया। तो ये जो कि ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा, तो जो सहयोगी हैं उनके मन में भी संशय है, वो कहीं ना कहीं अंदर से वो सोच रहे हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति है तो लोकसभा स्पीकर जो कि इनके सहयोगी दल हैं, बहुत अहम हैं, अगर उनको दे दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। और रही बात, अगर वो भी नहीं दे रहे हैं
तो मुझे लग रहा है एक अच्छे हेल्थ, जो कहीं ना कहीं जो एक स्वस्थ राजनीति की जो परंपरा होती है वो इनको कहीं ना कहीं परिचय देना चाहिए। विपक्ष को इनको उपाध्यक्ष का पद अजीज खान साहब, उन्होंने लाइटर नोट कह रही हूँ, लेकिन आप भी गए थे कांग्रेस के साथ, तो उन्होंने आपको खत्म ही कर दिया था विधानसभा में। वो हुआ था यूपी के चुनावों में, आपको भी खत्म कर दिया था। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुन ले, पिछले लोकसभा चुनावों में भी खत्म कर दिया था। तो हमेशा जो होता है एक चुनाव वो दूसरे चुनाव हो, ये जरूरी नहीं है। अरे पिछला, बोलिए बोलिए। अब मैं ये कह रहा था कि अभी जिस तरह जो अभी संसद सत्र चल रहा था, 150 सांसदों को किस तरह से निलंबित किया, ये सब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, इन्होंने किस तरह मजाक उड़ाया है। शायद मुझे लग रहा है कि जब से ये मुल्क आजाद हुआ होगा शायद ऐसी परिस्थिति कभी पैदा नहीं हुई। तो ये बात लोगों ने देखा है, इनके सहयोगी दलों ने यही भ्रम फैलाना है? नहीं, एक मिनट, देश के लोगों ने अजीज खान साहब, क्या यही भ्रम फैलाना है? मुझे जो बात केके जी कह रहे थे या फिर अवधेश जी कह रहे थे, सुनिए ना, आप लोग बार बार कह देते हैं ईवीएम की वजह से जीत गए, उन्हें जो हो चुका है, उन्हें जीत नहीं मिली है, वो ये चुनाव हार गए हैं। सुनिए ना, अरे बात ही नहीं सुनेंगी। नहीं सुनती हूँ ना, आपकी तो बात सुनती हूँ, आपकी आप तो इतना बोलते हैं महाभारत में, ऐसे कैसे? आप सुचरिता जी मुझे बोलने दें, आपके बाहर तो चलते हैं महाभारत। अरे 10 सेकंड तो बोलने दें, 10 सेकंड बोलने दें। अभी आप ईवीएम की बात कर रही थी, मुझे एक काउंटर ईवीएम पे दे देने दें। ईवीएम पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईवीएम पे ये ईवीएम के प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है ईवीएम के, इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन है। मैं जानना चाहता हूं, अगर विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो, आप बैलेट पेपर से कराइए, क्या दिक्कत है और क्या फायदा है? सत्ताधारी पक्ष क्यों वकालत कर रहा है, क्यों प्रवक्ता बन के आ जा रहा है? इनको चाहिए कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। देश का एक भी नागरिक अगर सवाल खड़ा कर रहा है तो उसको संतुष्ट करिए। आप क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? आप ईवीएम पे क्यों वकालत कर रहे हैं? अजीज खान साहब, मैंने इसे बोला, मैंने फिर कहा ये डिबेट ईवीएम पर नहीं है, लेकिन आप लोगों की जो सुई है वो ईवीएम पर अटक गई है। इलेक्शन कमीशन बार बार आप लोगों को बुलाता रहा, आप लोग नहीं गए हैं, फिर भी आपको डिबेट्स में बैठकर और भाषणों में ईवीएम कहना है। इसके बारे में सोचिए सर, अगर ये आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो आपको एक सक्रिय रोल निभाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन के साथ, जो आप लोगों ने नहीं निभाया है। एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे अमित शाह और महाराष्ट्र को लेकर ये बैठक कर रहे हैं अमित शाह। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद हैं और ये विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। तो आपको बता दूं कि बैठकें लगातार बीजेपी कर रही है। एक तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और खबर बता दूं कि राजनाथ सिंह के घर पर जो एनडीए नेताओं की बैठक थी स्पीकर के पद को लेकर, वो भी खत्म हो गई है। लोकसभा सत्र को लेकर ये चर्चा हुई है और अब ये बताया जा रहा है वो बैठक खत्म हुई है और उसी के बाद वहां से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं इस बैठक के लिए जो बीजेपी मुख्यालय में। अब मुझे जरा जल्दी से बताइए अवधेश जी, जो बात हो रही है, अब एक मिनट में जरा पहले रोमेश जी के पास चली जाऊं। रोमेश जी देखिए, बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, स्पीकर का पद किसे देना है, डिप्टी स्पीकर पे क्या रणनीति होगी, ये इस तरह से बैठकें हो रही हैं। आप लोग ये तो कहते रहेंगे, कांग्रेस कह रही है, अभी अजीज खान साहब कह रहे हैं कि भाई स्पीकर का पद, डिप्टी स्पीकर का पद पे धावा तो बोलना है, लेकिन रणनीति कहां है, बैठकें कहां हैं? दिल्ली में कांग्रेस और आप आमने सामने लड़ रही है, वहां पर लेफ्ट को आपने अपने खिलाफ कर दिया। मैडम, यस, मैं दो बातें आपको और कहूंगा आपके माध्यम से, प्लीज। कि वीवीपैट की पर्चियों की, मैं आपके क्वेश्चन से बाद में आ रहा हूं, वीवीपैट की स्लिप्स की काउंटिंग क्यों नहीं कराते ये लोग? इनके पेट में दर्द क्यों होती है, क्यों डरते हैं लोग? एलन मास्क इंजीनियर है, मैं इंजीनियर नहीं हूं। एलन मास्क जैसे इंजीनियर्स को बुलाकर इलेक्शन कमीशन दिखाए ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर सारे देशों ने ईवीएम बैन करी है। वीवीपैट की पर्चियां, वीवीपैट की पर्चियां गिनाते हुए भी हाईकोर्ट के तो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है वीडियोग्राफी देने के लिए। वीडियोग्राफी दे, कैंडिडेट को वीडियोग्राफी जो 48 वोट से हरवाया है। आप ईवीएम पे अटक गए हैं। ईवीएम ही तो खेल है, मोदी जी का खेल ही ईवीएम है। नहीं तो आपका अगर ईवीएम मोदी जी का खेल है तो कर्नाटक में आपकी, तो फिर मुझे बताइए कर्नाटक में सरकार नहीं चलनी चाहिए, तेलंगाना में नहीं चलनी चाहिए, सब नहीं है आपकी सरकार है भाई, वहां सरेंडर करिए आप। जहां हैक करना,
जहाँ है करना होता है वहां करते हैं। यही तो पागल बनाते हैं देश को। अरे सर, यही तो पागल बना रहे हैं 15 साल से। ये जो आप कर रहे हैं ये भ्रम फैलाना है, ये भ्रम फैलाना है। आप बार बार कहते रहते हैं कि भाई शेर आया नहीं है ऐसा सर। मैं आपको फिर कहती हूं कि आपने इसे लेकर बोलने के अलावा, भाषण के अलावा क्या किया? शेर आएगा, देखना एक दिन आएगा। मोदी जी का मुंह काला करेगी सुप्रीम कोर्ट। देखिएगा ये भी होगा इस देश के अंदर। जिस तरह से अत्याचार किया हुआ है, जो बेसब्री की हुई है, हेराफेरी की, यही जोर से चिल्लाना। रोमेश जी मैं फिर कह रही हूँ, अब डिबेट आपने ईवीएम पे अपने आप आपने सोच लिया, पूरे समय आप ईवीएम पर ही बोलते रहेंगे। मैंने आपसे 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे, उन्हें आपने उन्हें किनारे कर दिया और आप सिर्फ ईवीएम पे बोल रहे हैं। मेरा सवाल सीधे अवधेश जी मेरा, ये ईवीएम पर इतनी बार बोलते हैं, इतना भ्रम फैलाते, क्यों नहीं करते? एक सक्रिय भूमिका निभाए ना। अब तो नंबर्स भी हैं इनके पास, सक्रिय भूमिका क्यों नहीं है? पॉजिटिव क्यों नहीं है? सुचरिता सक्रिय भूमिका निभाया है। देश के ज्यादातर हाई कोर्ट्स में मामले ले गए हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट में 41 हो गया। लंदन में जाके इस पर सेमिनार, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। कनाडा में हुए, कपिल सिब्बल, अमेरिका में हुए हैं, बाहर से वियना में किया है इन लोगों ने। सब कुछ किया है। तो ऐसा तो नहीं है पिछले इतने सालों से ईवीएम के विरुद्ध, यही तो बात है ना, ईवीएम के विरुद्ध अभियान क्यों चल रहा था? वो इसलिए चल रहा था कि ये बहुत सारे, मैं फिर शब्द प्रयोग करूंगा, लोगों को तकलीफ होगी कि बहुत सारे लोग यूज हुए हैं। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को विश्व समुदाय की नजर में अविश्वसनीय साबित करने की दृष्टि से कि यहाँ की चुनाव प्रणाली, क्योंकि अनेक छोटे छोटे देशों ने हमारे इलेक्शन कमीशन से संपर्क किया था कि आप हमारा चुनाव भी आकर के कराइए। जैसे दक्षिण अफ्रीका का चुनाव में इसका उपयोग हुआ है और ठीक है। तो उसके बाद भारत की प्रतिष्ठा को गिराओ कि ईवीएम तो इनका ही गड़बड़ है। तो उसमें विश्व शक्तियां भी लगी थी, हमारे यहाँ के लोग हार रहे थे, लगे थे। लेकिन बार बार रोमेश शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसने वीवीपैट पर फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब ये अंतिम इस पर मुकदमा होना चाहिए। आपने सुना कहां है? इसलिए ये लोग एक्टिव पूरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के इंजीनियर है, वो एक ले आए डेमो और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसे इसको हैक किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने आपत्ति व्यक्त की, लगा के रखा कि आप आइए हमारा ईवीएम हैक करिए। आम आदमी पार्टी का नेता वहां नहीं गया है। तो इसलिए ये जो विषय उठा रहे हैं वो एक पार्ट है, एक पार्ट है इस सरकार को अविश्वसनीय बनाओ। नहीं, एक लाइन में देखो, बीजेपी की सीटें कम हुई है, बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। अगर जीत के मार्जिन कम हुए हैं, बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, उसके कारण है, उनको आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन विपक्ष का व्यवहार जो है इतना गैर जिम्मेदार है, राजनीति के बजाय देश के लोग कह रहे हैं। इसका मतलब आडवाणी जी तो देश की अविश्वसनीयता बाहर फैला रहे थे जब उन्होंने विरोध किया था। जब आपने किताब लिखी भारतीय जनता पार्टी की नेता ने, तब क्या कर रहे थे? सम्मान बढ़ा रहे थे देश का। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप चिट भी आपकी और पट भी आपकी, ये नहीं चलेगा। आपके अंदर विद्रोह है। आप ये सरकार पूरी 5 साल नहीं चलेगी, के शर्मा जी को भी मालूम है और उनकी भाषा भी बता रही है कि हाँ बेचैनी है इन लोगों के अंदर। प्रधानमंत्री के स्पीच में भी वो बातें समझ में आती है। आज बनारस में देखिए ये बेचैनी है, ये आपने उनकी स्पीच में, उनके भाषण में सुन लिया है। 2006 में बीजेपी ने आवाज उठाई, ठीक है, पुस्तक लिखी गई। नहीं, बाद में बीजेपी ने विड्रॉ किया। 2009 के चुनाव पर मिली क्योंकि बसपा ने आपको सपोर्ट किया। देखिए 16 सीटें नहीं, वो जो ईवीएम का क्वेश्चन था, चुनाव लड़े आए, उस समय बीजेपी भी इसी निराशा की हालत में थी सर। 2000 देखिए अब इम्पोर्टेंट ये है कि ईवीएम पर बहस नहीं है। अभी सारा जो खेल है वो स्पीकर का है। स्पीकर बीजेपी अपने पास रखेगी, ये मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी ऐसी खबर आ रही है। और डेप्यूटी स्पीकर क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को देती है, नहीं देती है, तो विपक्ष इस पर हंगामा करेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसी परंपरा है, डेप्यूटी स्पीकर का पद हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है फिर क्या होगा, ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन इसको लेकर बैठकें, जैसा मैंने कहा सर, यहाँ एनडीए खेमे में तो हो रही है, विपक्ष की बैठकें कहाँ हैं या सिर्फ सवाल उठेंगे। मेरे पास महाभारत पे इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।